अगर आप एक इंडियन हैं तो दुनिया के किसी भी कोने में चले जाए तो ये डिस्कशन आपके सामने जरूर आएगा। ऐसी क्या स्ट्रेटेजीज और तरीके यूज किए जिसकी वजह से हमारा देश आजाद हुआ। ये तरीके ऐसे थे कि इससे पहले कभी भी दुनिया में इन तरीकों को इस्तेमाल नहीं किया गया था। और ये जो हमारे देश की आजादी की कहानी है वो बहुत ही यूनिक है, इसलिए इस एक वीडियो के अंदर इन सबको कवर नहीं किया जा सकता, इसलिए मैंने पार्ट में वीडियो बनाया है। और ये इस वीडियो का पहला पार्ट है। कुल 4 पार्ट बनाया है मैंने और इन चारों पार्ट में आपको पूरा पता चल जाएगा कि हमारा देश आखिर आजाद कैसे हुआ। तो कहानी को पहले से शुरू करते हैं और वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपको सब कुछ समझ आ सके। और जो मेरे नेक्स्ट पार्ट आएंगे वो भी आप जरूर देख लेना। तो बिना किसी देरी के चलते हैं वीडियो की तरफ। मेरा नाम है रिजवान और स्वागत है आपका मेरे एक नए एपिसोड में। You have to build the noble nation of free India. Do or die. तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। 1837 तक ये मैप था। इस मैप में ये जो आप पिंक एरिया देख रहे हो ये डायरेक्ट ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में था। और ये जो येलो और ग्रीन एरिया आप देख रहे हो ये प्रिंसली स्टेट थे, तो इनडायरेक्टली ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ मिलके चल रहे थे। येलो मतलब कि हिंदू राजा रूल कर रहे थे और ग्रीन मतलब कि जो मुस्लिम निजाम जो थे वो रूल कर रहे थे। कि ये पूरा मैप अगर आप देखोगे तो 50% एरिया ही था जहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरह से रूल कर रही थी। अभी भी काफी एरिया था जहाँ पे पूरी तरह से अपनी मनमानी नहीं चला पा रही थी क्योंकि राजा का इन्वॉल्वमेंट होता था। और इस चीज को दूर करने के लिए अब ईस्ट इंडिया कंपनी अलग अलग ट्रिक्स खेलना स्टार्ट कर दी है ताकि उसके अंडर में बाकी एरिया का कंट्रोल भी आ जाए। ब्रिटिशर्स को पता था कि इन सभी चीजों को कंट्रोल करने के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, तो ये लोग यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी लगातार अपनी आर्मी बढ़ा रही थी। अब इतने सारे अंग्रेजों को आर्मी बढ़ाने के लिए इंडिया के अंदर लाना पॉसिबल नहीं था, तो इन लोगों ने लोकल इंडियन जो थे उनको आर्मी में हायर करना स्टार्ट किया। इस चीज का उन्हें काफी फायदा भी हुआ। इंडिया में वैसे ही भुखमरी काफी ज्यादा फैली हुई थी। इंडियंस कम पैसे में ब्रिटिश आर्मी को ज्वाइन कर लेते हैं और कम पैसों में ज्यादा काम भी करते थे। दूसरी चीज ये भी थी जो इंडियंस थे वो वहाँ के लोकेशन से भी बहुत ज्यादा फेमिलियर थे। अब ब्रिटिशर्स इंडियन को हायर तो करते थे अपनी जरूरत के लिए, लेकिन उनके ऊपर विश्वास नहीं था। उनको अपने से इक्वल नहीं समझते थे, ये अपने से छोटा समझते थे। यही रीजन था जो इंडियंस थे उनको सिर्फ यानी कि सिपाही की जो पोस्ट थी वही तक हायर करते थे और जो बड़ी ऑफिसर्स रैंक होती थी वहाँ पे इंडियन को अलाउ नहीं करते थे। वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ गोरे रहते थे ताकि इंडियंस के हाथ में ज्यादा कुछ ना चला जाए। लेकिन ये सारी चीजें जानने के बाद भी इंडियंस जो थे वो बड़ी आसानी से सिपाही की जो पोस्ट थी वो ज्वाइन कर लेते थे क्योंकि सिपाही की जो पोजीशन होती थी उसको बहुत ही सिक्योर जॉब माना जाता था। क्योंकि सिपाही बनने में जो खाने पीने की दिक्कत थी वो पूरी हो जाती थी और महीने के 7 से 8 रुपए अलग मिल जाते थे। अब क्योंकि ये ईस्ट इंडिया कंपनी और इंडियंस दोनों को सूट करती थी तो ब्रिटिश आर्मी के अंदर अंग्रेजों से ज्यादा इंडियन सिपाही हो गए थे। सिपाहियों का 6:1 का रेशियो हो गया था। करीब 45,000 ब्रिटिश सोल्जर्स थे और 2,38,000 नेटिव इंडियन सोल्जर्स थे। ये जब डेटा सामने आया था तब ब्रिटिश मिलिट्री ऑफिसर ने गवर्नर जनरल डेलहाउसी को वार्न भी किया था कि एक तरफ तुम इतने सारे किसानों को फौज में भर्ती कर रहे हो और दूसरी तरफ तुम इन्हीं के जमीन उनसे हड़प रहे हो, तो ये कभी भी भड़क गए तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। अच्छा, इसमें एक चीज और ध्यान रखिएगा, साल 1600 से 1857 तक ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसने राज किया था। ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी, ब्रिटिश राज उसने नहीं किया था। ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी उसे 1858 को आना पड़ा था और क्यों आना पड़ा था वो मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। तो देखिए होता क्या है कि साल 1837 से ईस्ट इंडिया कंपनी पूरा कंट्रोल अपने अंडर में चाहती थी। उसको कुछ स्टेट्स में इनडायरेक्टली रूल करना पड़ता था, वो उसे पसंद नहीं आ रहा था। उस चीज को जो सॉल्व करने का जिम्मा था वो 12 जनवरी 1848 को लॉर्ड डेलहाउसी को दिया गया। और जैसे ही ये जिम्मा दिया जाता है लॉर्ड डेलहाउसी अपने काम में लग जाते हैं। सबसे पहले वो इनडायरेक्टली रूल जो स्टेट थे उनके बारे में रिसर्च करवाते हैं, तो उनको पता चलता है कि इस टाइम पे कई ऐसे स्टेट है जहाँ के राजा का कोई लड़का नहीं है। और उस पर्टिकुलर टाइम में ये हो रहा था कि अगर किसी राजा का लड़का नहीं होता था तो वो गोद ले लेते थे, उसके बाद वो राजा बन जाता था। तो लॉर्ड डेलहाउसी जो थे उसे अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं और सेम ईयर 1848 को एक रूल लाते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इसका मतलब ये था कि अगर किसी राजा का खुद का बेटा नहीं है तो उसकी डेथ के बाद जो उसका पूरा स्टेट है, जो राजपाट है, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास चला जाएगा। अगर वो किसी को गोद लेता है तो उससे फर्क नहीं पड़ता है। अगर उसने गोद लिया है तो जो उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी है वही दे सकता है अपने गोद लिए हुए बेटे को। लेकिन जो पूरा साम्राज्य है उसका, अगर उसका खुद का बेटा नहीं है तो वो पूरा का पूरा ईस्ट इंडिया कंपनी के पास चला जाएगा। और इस चीज को सेम ईयर यानी कि 1848 में इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है और इम्प्लीमेंट करते ही ये 17 अपने अंडर में ले लेते हैं। एक साल बाद जयपुर, फिर संबलपुर को अपने अंदर किया और नेक्स्ट ईयर छत्तीसगढ़ उसको लिया, नागपुर, फिर झांसी का नंबर लगता है।
झांसी के अंदर क्या था कि मणिकर्णिका, जिसका नाम शादी के बाद महारानी लक्ष्मीबाई हो गया था, तो उनकी जो शादी हुई थी वो महाराजा गंगाधर से हुई थी। उनका एक बच्चा भी था जिसकी 4 महीने में ही डेथ हो जाती है। तो ये अपने जो भाई है उसके लड़के को गोद ले लेते हैं, और जब 1853 में महाराजा की डेथ हो जाती है तो लॉर्ड डलहौसी अपने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लगा के झांसी को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। और झांसी को अपने कंट्रोल में लेने के बाद रानी लक्ष्मीबाई को 60,000 रुपए की पेंशन भी वो हर साल देते थे। उस पर्टिकुलर टाइम पे रानी कुछ नहीं करती है, लेकिन आगे जाके वो बहुत दिक्कत देती है, आगे बताऊंगा मैं आपको वीडियो में। तो इसके बाद क्या होता है कि 1856 में अवध यानी कि आज का यूपी, यहाँ के नवाब वजीर अली शाह जो थे, उन्होंने ब्रिटिशर्स के साथ सब्सिडी अलायंस ट्रीटी साइन कर रखी, जिसके चलते नवाब को ब्रिटिशर्स के यहाँ काफी पैसा देना होता था। और जब नवाब पैसे नहीं दे पाए तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने अवध जो था उसको ही अपने कब्जे में ले लिया। और ये सारी चीजें बैक टू बैक जो अपने अंडर में ले रहे थे, तो लोग ज्यादा रेसिस्ट नहीं कर पाए। ब्रिटिशर्स की जो आर्मी थी यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो आर्मी थी वो बहुत एडवांस थी, उनके पास बहुत ही अच्छे हथियार थे, और इंडिया के लोग अभी भी तलवारों से लड़ते थे, इसलिए ज्यादा कोई कुछ बोल नहीं पा रहा था, क्योंकि उनको पता था बोलने का मतलब ये था कि उनकी हार होना तय है। तो इन सभी चीजों को लेके लोगों के अंदर बहुत गुस्सा था, और गुस्सा इसी बात का नहीं था, और भी कई रीजन थे गुस्सा करने के लिए। ईस्ट इंडिया कंपनी अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए जो मिशनरीज जो होते थे उनको पहले इंडिया में भेजती थी, और उनको और तेज कर देती है ताकि पूरे इंडिया में अपना इन्फ्लुएंस रहे। तो ये लोग क्या करते हैं, उसी ईयर में बैप्टिस्ट मशीनरी सोसाइटी सेटअप करते हैं, जिसमें विलियम कैरी जो थे वो इंडिया के अंदर और बहुत ही ज्यादा स्पीड से क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करने लगते हैं, जिसको लेकर लोग बहुत ज्यादा गुस्से में थे। लेकिन इस चीज को लेकर जो लोकल लोग थे उन्होंने बिना किसी झगड़े के इसका सॉल्यूशन ढूंढ लिया था। उन्होंने क्या कर दिया था कि जो लोग कन्वर्ट होते थे उन्हें सोसाइटी से बेदखल कर देते और प्रॉपर्टी से भी बेदखल कर देते थे। अब ये बात जब अंग्रेजों को पता चलती है तो 17 अप्रैल 1850 को रिलीजियस डिसेबिलिटीज एक्ट लेके आते हैं। इसमें यह था कि अगर कोई कन्वर्ट होगा तो वो अपने एंसेस्टर की प्रॉपर्टी का पूरा हकदार होगा। अब इसके खिलाफ भी लोगों ने कई आवाज उठाई, लेकिन कुछ होता नहीं है, और यहाँ भी ब्रिटिशर जो थे वो रुकते नहीं है। इसके 6 साल बाद यानी कि 1856 में हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट 1856 लेके आए। फिर सेम ईयर में जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट लेके आए। हिंदू विडो एक्ट में ये था कि जो विधवा थी जिनकी शादी होना बैन थी उसको अंग्रेज कहते थे कि अब शादी कराई जा सकती है, और उनका जो प्रॉपर्टी पे हक है वो भी उनको दिया जाएगा। जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट में ये था कि सिपाही को दूसरे देश भी भेजा जा सकता है। अब ये दोनों चीजों से जो लोकल लोग थे उनको दिक्कत थी। पहली चीज ये थी कि जो इनके रीति रिवाज थे उसमें ये इंटरफेयर कर रहे थे। दूसरी चीज उनके ट्रेडिशन में जो था कि जो भी समुद्र पार कर लेता है उसको ये लोग कहते थे कि अछूत हो जाता था। तो इस एक्ट से वो लोग भी गुस्सा हो गए थे और सिपाही भी गुस्सा हो गए थे, क्योंकि जब ये दूसरी कंट्रीज में जाते थे और वापिस आते थे तो जो उनकी सोसाइटी होती थी, जो उनकी लोकेलिटी होती थी, उसमें लोग उनको एक्सेप्ट नहीं करते थे। इसी के साथ साथ बहुत ही कम सालों में 12 बार भुखमरी तक फैल गई थी इंडिया के अंदर। तो लोग बहुत ज्यादा गुस्से में थे अंग्रेजों के खिलाफ। लेकिन इसके बाद जो इंसिडेंट होता है उससे अंग्रेजों की नींद उड़ जाती है और उन्हें बहुत ज्यादा डैमेज होता है। तो होता क्या है, ब्रिटिशर्स जो थे वो पुरानी ब्राउन ब्रेस्ट राइफल जो कि 0.75 कैलिबर की होती थी, मतलब कि 0.75 इंच का डायमीटर होता था उसका, उसमें आगे एक ओयाटा यानी कि चक्कू भी लगा हुआ होता था। ये राइफल यूज करते थे, लेकिन अंग्रेज इससे बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे क्योंकि इसमें टाइप बहुत खराब होता था। इसमें क्या था कि बुलेट को लोड करने से पहले गन पाउडर लोड किया जाता था, फिर बुलेट डाली जाती थी, फिर एक रोड से उसको सेट किया जाता था। उसमें एक तो बहुत ज्यादा टाइम लगता था और दूसरा सिपाही को 2 बैग कैरी करने पड़ते थे, एक गन पाउडर के लिए और एक बुलेट के लिए। दूसरा बुलेट पाउडर अगर नाप के ना डाले तो उसमें दिक्कत हो जाती थी, राइफल में भी इश्यू हो जाते थे। तो ईयर 1855 से ही अंग्रेज जो थे इसका सॉल्यूशन ढूंढ रहे थे, और फिर इन्होंने यूके में ब्रिटिश गवर्नमेंट की रॉयल स्मॉल आर्म फैक्ट्री RSAF इससे बात करके नई पैटर्न की एक राइफल बनवाते हैं, जिसका नाम था एनफील्ड राइफल, जिसको P53 एनफील्ड भी बोला जाता था। और जनवरी 1857 आते आते इंडिया के अंदर भी इसकी डिलीवरी हो गई थी। अब ये जो नई राइफल्स थी इसमें बुलेट का जो सिस्टम था वो थोड़ा डिफरेंट था। इसमें जो बुलेट थी वो एक कागज के सिलेंडरिकल पैकेज में बनाई गई थी, जिसमें गन पाउडर और बुलेट एक रेशियो में पहले से ही सेट होके आते थे। उसको कार्ट्रेज बोलते थे। इस कार्ट्रेज की जो आउटर सर्फेस थी वो एक रेपर पेपर की थी, इसलिए इसके फटने का डर बहुत ज्यादा था। इस रेपर पेपर के आउटर पोर्शन पे एनिमल फैट से ग्रीस किया जाता था ताकि ये फटे ना, और मॉइस्चर और बारिश वगैरह हो तो ये खराब ना हो। अब होता क्या है कि सेम मंथ में यानी कि जनवरी 1857 में एक एरिया है दमदम,
नॉर्थ कलकत्ता से 8 किलोमीटर की दूरी पर है। वहाँ पे एक ब्राह्मण सिपाही जो था वो लोटे में पानी लेके जा रहा था और उस पर्टिकुलर टाइम पे कास्टिज्म जो था वो बहुत ज्यादा था सोसाइटी में। तो रास्ते में ये जब ब्राह्मण सिपाही जा रहा था तो इनको रास्ते में एक खलासी मिलता है और रास्ते में इनसे पानी मांग लेता है। उस टाइम पे ये मानते थे कि ये छोटी कास्ट का है और पानी दे दिया तो वापस पूरा लोटा धोना पड़ेगा। तो ब्राह्मण था वो कहता है कि मैं तुम्हें पानी नहीं दे सकता, क्योंकि मैं अगर तुम्हें पानी दूंगा तो मुझे धोना पड़ेगा लोटा, और धोने के लिए मुझे बहुत दूर जाना पड़ेगा, इसलिए वो मना कर देता है। तो इस चीज पे खलासी थोड़ा गुस्सा होता है और कहता है कि जितने भी नखरे हैं आपके वो हमारे सामने ही निकलते हैं। वहाँ जब ब्रिटिशर के सामने आप काम करते जाते हो तो वहाँ जब काफी आसानी से अपने धर्म को भ्रष्ट कर लेते हो। वहाँ पे जो गाय और सुअर वाली चर्बी वाली जो गोलियां होती है उसको बड़े आराम से अपने मुंह में डाल के चलाते हो, तब आपका धर्म कहाँ चला जाता है। ब्राह्मण जो था ये लाइनें सुनकर बहुत टेंशन में आ जाता है। ये जो कार्ट्रेज थी, कार्ट्रेज मतलब मैं गोली को ही कार्ट्रेज बोल रहा हूँ, ये जो कार्ट्रेज थी दमदम जो जगह थी वहाँ पे इसकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी और खलासी भी इसी एरिया से था। तो इसका शक जो है वो और ज्यादा यकीन में बदल गया कि शायद खलासी जो है वो सही कह रहा है। अब ये सारी चीजें सुन के ब्राह्मण सिपाही था वो अपनी बटालियन के पास पहुंचता है और अपने सैनिकों के ग्रुप में बताता है कि जो आप मुंह से काट के गोली चला रहे हो ये गाय और सुअर की चर्बी से बनी है। अब ये लाइन सुन के हिंदू और मुस्लिम जो दोनों थे वो बहुत ज्यादा परेशानी में आ जाते हैं, क्योंकि ये चीज ऐसी थी जो इनके धर्म की मान्यता थी वो तो खराब होती ही होती, उसके साथ साथ जो सोसाइटी है, जो लोकालिटी जहाँ ये रहते हैं वहाँ से भी इनको निकाल दिया जाता। इसके लिए ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये चीज हम नहीं कर सकते और इसके लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो इनकी जो रेजिमेंट थी 34th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, ये कलकत्ता से करीब 24 किलोमीटर की दूरी पे बराकपुर के कैंटोनमेंट में थी। अब इसके बाद ये लोग अपने ऑफिसर्स के पास जाके बहुत ज्यादा हल्ला करते हैं। उस टाइम के उनके कमांडिंग जनरल जो थे वो ऊपर लेटर भी भेज देते हैं कि यहाँ पर सिचुएशन थोड़ी खराब हो रही है। तो इसके बाद जितने भी अंग्रेज ऑफिसर थे मीटिंग करके ये डिसाइड करते हैं कि जितने भी सिपाही है ये गुस्से में है तो उनका गुस्सा शांत करना है। तो इसमें एक चीज की जा सकती है कि इनको कार्ट्रिज जो है वो डायरेक्ट दे देते हैं, ये खुद ग्रीस लगाएंगे तो इनको शक नहीं होगा और चीजें आराम से हैंडल हो जाएगी। और फिर 27 जनवरी 1857 को इस चीज को पूरी रेजिमेंट के अंदर लागू कर दिया जाता है। लेकिन इसमें भी सिपाहियों को कुछ डाउट था कि गोरे कुछ ना कुछ साजिश कर रहे हैं। इसके बाद इन लोगों को ट्रेनिंग भी दी जाती है कि कैसे ग्रीस लगानी है और किस तरीके से यूज करनी है। लेकिन इसके बाद भी जो सिपाही थे ये मानते नहीं है, वो कहते हैं कि ये कार्ट्रिज के ऊपर कागज लगा हुआ है, ये भी अलग तरीके से साइन कर रहा है। और कुछ लोगों ने उसको जलाकर भी देखा और ये कहा कि इसमें से स्मेल आ रही है। तो उनको अभी भी ये शक था कि ये जो कागज है उसमें भी ये अभी तक चर्बी मिला के दे रहे हैं। तो फिर ब्रिटिशर्स ने ये कहा कि आप ये काम करें, आप इसको मुंह से मत तोड़े, आप इसको हाथ से तोड़ लीजिए। इसके बाद भी सिपाही ये कहते हैं कि हमें इसकी आदत नहीं है, हम इसे नहीं छू सकते। एक्चुअली जो सिपाही थे उनको अंग्रेजों के ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। उनको ऐसा लग रहा था कि ऑलरेडी हमको कन्वर्ट करने के पीछे लगे हुए हैं और अगर हम इनकी बात मान भी ले तो भी हमें समाज से निकाल दिया जाएगा। इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि इसके खिलाफ हम आवाज उठाएंगे ही। उसके बाद डेट आती है 29 मार्च 1857 और लेफ्टिनेंट बेग जो थे वो 34th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री जो थी उसके तरफ काम से जा रहे थे। लेकिन वहाँ पे क्या होता है कि सेफ जो इन्फेंट्री थी उसमें एक अकेला सिपाही जिसका नाम मंगल पांडे था, वो लेफ्ट राइट मार्च कर रहा था और अपने साथियों से कह रहा था कि आगे आओ, तुम्हारे धर्म की बात है और अभी नहीं जगोगे तो कभी नहीं जगोगे। तो उस टाइम पे कोई भी इनके साथ नहीं आता है। तो इसके बाद मंगल पांडे कहते हैं कि अब अगर कोई भी अंग्रेज मुझे दिख गया तो उसको मैं तुरंत गोली मार दूंगा। और उसी टाइम पे लेफ्टिनेंट बॉग जो थे वो उसी तरफ आ रहे थे। मंगल पांडे की नजर जैसे ही लेफ्टिनेंट बॉग पे पड़ती है वो तुरंत गोली चला देते हैं। गोली जाके उनके घोड़े को लग जाती है और लेफ्टिनेंट बॉग नीचे गिर जाते हैं। गिरने के बाद लेफ्टिनेंट बॉग भी मंगल पांडे के ऊपर गोली चला देते हैं और फिर मंगल पांडे तलवार निकालते हैं और उनके गले और हाथ दोनों में तलवार चला देते हैं। फिर उसके बाद और भी ऑफिसर्स आ जाते हैं। वो बाकी जो बेटालियन थी, जो इंडियन सिपाही थे, उनको कहते हैं कि जाके मंगल पांडे को अरेस्ट करके लाओ, लेकिन कोई आगे नहीं बढ़ता है। उसके बाद वो धमकी देते हैं कि अगर कोई आगे नहीं बढ़ा और जाके मंगल पांडे को नहीं पकड़ा तो उस पे गोली चला देंगे। उसी टाइम पे मंगल पांडे को जैसे ही लगता है कि वो पकड़े जाने वाले हैं, वो अपने ऊपर भी गोली चलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो जो गोली थी वो मिस हो जाती है और फिर सिपाही जो थे वो मंगल पांडे को पकड़ लेते हैं। फिर पहले उनको हॉस्पिटल ले जाया जाता है और उसके बाद उन्हें जेल भेजा जाता है और फिर आगे चल के 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी की सजा सुनाई जाती है। मंगल पांडे इंडिया के पहले शहीद थे जिन्होंने अंग्रेज पे अकेले अटैक कर दिया था। देखिए, ब्रिटिशर्स इसको एक अटैक नहीं मानते थे। वो कहते हैं कि मंगल पांडे नाम का एक सिपाही था, उसने भांग ज्यादा खा ली थी
इसलिए ऐसा किया। और क्योंकि जो इंडियन सिपाही थे उन्होंने जो अंग्रेज थे उनके ऑर्डर नहीं माने थे, मंगल पांडे को नहीं पकड़ा था, तो ये जो सिपाही थे पूरी बैटेलियन जो थी उसके ऊपर भी केस चलता है। पूरी की पूरी 34th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री जो थी उसको ही हटा दिया जाता है। और जब ऐसा होता है और जो आर्मी के लोग थे अपने अपने स्टेट्स में पहुंचते हैं और ये सारी कहानी बताते हैं, तो पूरे इंडिया में इसका इम्पैक्ट पड़ता है। और धीरे धीरे जो कार्ट्रिज वाली कहानी थी हर तरफ इसके बारे में बात होने लगती है। इसके बाद अप्रैल में अंबाला में भी सिपाहियों ने कार्ट्रिज को यूज करने से मना कर दिया था। फिर कुछ दिन बाद लखनऊ की रेजिमेंट थी उसमें भी सेम चीज कही थी, वो कार्ट्रिज यूज नहीं करेंगे। और धमकी भी दी, अगर हमको मजबूर किया गया तो जो भी ऑफिसर्स है उनको हम मार देंगे। और लखनऊ के रेजिमेंट ने ऐसी धमकी दी तो अवध का चीफ मिनिस्टर हेनरी लॉरेंस जो था उसने पूरी की पूरी फोर्स बुला ली थी और कुछ लोग भाग गए थे और कुछ लोगों ने हथियार डाल दिए थे। जैसे तैसे लखनऊ की जो सिचुएशन थी वो कंट्रोल में आ गई थी, लेकिन सिचुएशन डे बाय डे खराब होने लगी थी। और इसी बीच एक अफवाह फैलाई जाती है कि अंग्रेज जो है गाय की हड्डी को पीसकर वो आटे में मिला रहे हैं और कुएं में डाल रहे हैं। तो फिर लोगों ने जो है वो फ्री का आटा मिल रहा था अंग्रेजों से, वो लेना छोड़ दिया था। अब उसके कुछ दिन बाद 24 अप्रैल 1857 को मेरठ में ब्रिटिश ऑफिसर जॉर्ज माइकल अपने 90 सिपाहियों की बंगाल रेजिमेंट जो थी उनको ये जो नए कार्ट्रिज आए थे उनको ड्रिल करवा रहे थे। ये 90 में से 85 सिपाही जो थे उन्होंने इसे यूज करने से मना कर दिया क्योंकि उन तक ये खबर पहुंच चुकी थी। अब ये जो सिचुएशन थी उसको देख के ब्रिटिशर्स बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहे थे। तो इसके सॉल्यूशन के लिए उन्होंने क्या किया, ये जो लोग थे जो मना कर रहे थे कि हम कार्ट्रिज नहीं यूज करेंगे, और एक ग्राउंड में उनको बुलाया गया और इनका कोर्ट मार्शल किया गया। काफी सारे इंडियन अंग्रेज और इनके दोस्त वगैरह सब वहाँ पे थे। सबके सामने पीछे से इनकी शर्ट फाड़ी जाती है, हथियार छीने जाते हैं और उनको 10-10 साल की सजा सुना के जेल में बंद कर दिया जाता है। ये सारी चीजें जो इनके साथी थे वहाँ पर खड़े होकर देख रहे थे, उनको भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। अंग्रेज जो है इस इंसिडेंट को ऐसे बताते हैं जैसे कि एक मिसाल हो ताकि ऐसा कभी दोबारा ना हो, लेकिन यही से इनकी एक गलती हो जाती है क्योंकि यही से सारी लिमिट क्रॉस हो जाती है। अगले दिन 10 मई 1857 को संडे था और ज्यादातर अंग्रेज जो होते हैं इस टाइम पर चर्च में थे। तो ये जो सिपाही थे जिनको बंद किया गया था, इनके दोस्त क्या करते हैं, जेल के अंदर घुस जाते हैं और 85 सोल्जर जो थे उनको छुड़वाते हैं। इनके साथ साथ बाकी जो इंडियन कैदी वगैरह जो थे, चोर लुटेरे जो थे वो भी छूट जाते हैं। पूरे के पूरे जेल में आग लगा देते हैं। जो भी अंग्रेज ऑफिसर्स वहाँ पे थे उनके गले काट देते हैं। बहुत ज्यादा मारकाट होती है और जितना भी गोला बारूद था वो सब वहाँ से उठाते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। अब यहाँ से ये सारी चीजें कर तो आए थे, लेकिन इनको पता था कि ब्रिटिशर्स जो है वो उनको छोड़ेंगे नहीं, इसलिए ये लोग जेल से निकलने के बाद तुरंत प्लान बनाते हैं दिल्ली की तरफ जाने का। रात में ये लोग निकल जाते हैं और अगले ही दिन यानी 11 मई 1857 को मॉर्निंग में ये लोग दिल्ली पहुंच जाते हैं। अब दिल्ली जब पहुंचते हैं वहाँ पे ऑलरेडी इंडियन सिपाही थे, वहाँ उनकी ड्यूटी लगी हुई थी। ये लोग उनको वहाँ पे सारी चीजें बताते हैं और बताते हैं कि कैसे उन्होंने मारकाट मचाई, और जो दिल्ली के सिपाही थे वो भी इनको ज्वाइन कर लेते हैं। और फिर वहाँ से ये लोग प्लानिंग बना के दिल्ली के जो ब्रिटिश ऑफिसर थे उनके ऊपर भी अटैक कर देते हैं और दिल्ली के अंदर अंग्रेजों को बहुत ज्यादा मार काटा जाता है। द ग्रेट मैगजीन एक जगह थी, वहाँ पे सारे हथियार और बारूद वगैरह रखे हुए थे, वो सारी चीजें लूट ली जाती है। ये जितने अंग्रेज ऑफिसर थे उनको दिल्ली छोड़कर तुरंत भागना पड़ता है। और इस पर्टिकुलर टाइम पे दिल्ली के ऊपर सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिपाही जो क्रांतिकारी थे उनका कंट्रोल था। अब ये सारी चीज करने के बाद ये लोग तुरंत लाल किला पहुंचते हैं। वहाँ पे जाके ये बहादुर शाह जफर से मिलते हैं। उनकी एज बहुत ज्यादा हो गई थी, 82 इयर्स के थे वो। उनसे जाके मिलते हैं और कहते हैं कि आप हमारे लीडर बनिए। पहले तो बहादुर शाह जफर जो थे वो क्रांतिकारी के भरोसे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट खड़े होने से एकदम साफ मना कर देते हैं, लेकिन सिपाही इनको फोर्स करते हैं और शहंशाह हिंदुस्तान बनाने का सपना भी दिखाते हैं कि दोबारा से मुगल सल्तनत का परचम लहराएगा। ये सारी चीजें बताते हैं। तो ये सब सुन के बहादुर शाह जफर जो थे वो हाँ कर देते हैं। जैसे ही हाँ होती है, बहादुर शाह इंडिया के जो बाकी के रूलर थे उनको लेटर लिखते हैं। उस लेटर में बेसिकली ये लिखते हैं कि ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ने का टाइम आ गया है और सबको एकजुट होना पड़ेगा। और यही कुछ रीजन है जिसकी वजह से सिपाही जो थे वो बहादुर शाह को बहुत ज्यादा फोर्स कर रहे थे अपना लीडर्स बनाने के लिए। एक तो जितने भी जो बाकी स्टेट्स के राजा थे उनको यूनाइट कर देते, दूसरा बहादुर शाह जफर के लीडर बनने के बाद ये जो पूरी लड़ाई थी उसका नेचर चेंज हो जाता। इसको पहले छोटा मोटा रिवोल्ट कहा जा रहा था, लेकिन ये जो लीडर बनते हैं उसके बाद ये एक वॉर में बदल जाती है। और यही सारे रीजन थे, जितने भी सिपाही थे वो इसी वजह से बहादुर शाह जफर के पीछे पड़े हुए थे। मतलब बहादुर शाह जो ऑर्डर वगैरह देते थे वो लेते नहीं थे, बस नाम का लीडर बना दिया था। एक्चुअल में जो कमान संभाली थी वो संभाली थी सूबेदार बख्त खान ने। ये ब्रिटिश आर्मी में 40 साल से थे और दिल्ली के अंदर ये जो लड़ाई चल रही थी
उसको सुन के ये बरेली से दिल्ली पहुंच जाते हैं और पूरी कमान संभालते हैं। ये सारी चीजें तो हो जाती है। इसके बाद एक वीक तक सब कुछ शांत रहता है। पहले ट्विटर वगैरह नहीं था, सोशल मीडिया वगैरह नहीं था, तो खबर आने में जाने में टाइम लगता था और एक हफ्ते तक तो सारी चीजें शांत रहती है। लेकिन फिर इसके बाद असली गेम स्टार्ट होता है। दिल्ली में जो ये सारा इंसिडेंट हुआ था उसकी खबरें इंडिया के बाकी हिस्सों में भी पहुंचती है, तो लोगों को लगता है कि ब्रिटिशर्स इतने भी स्ट्रांग नहीं है, इनको हराया जा सकता है और जगह जगह पर रिवोल्ट के जो किस्से थे वो सुनाई आने लगते हैं। अब ये जो मैं कह रहा हूँ कि जगह जगह पर रिवोल्ट हो रहे थे, उसका मतलब क्या था? देखिए, रिवोल्ट करने का मतलब पहली चीज तो सिपाहियों के साथ साथ आम जनता जो थी वो भी इस रिवोल्ट में थी। मतलब कि आम जनता जो थी वो अंग्रेजों के जो ऑफिसर्स थे, कुछ उनकी बिल्डिंगें थी उनमें आग लगा देते थे। अंग्रेज अगर कहीं जा रहा है उस पे अटैक कर देते थे। तो इस तरीके से किस्से जगह जगह से सुनाई आ रहे थे। तो सिपाही और जनता जो थी वो अलग अलग जगह पे इस तरीके की चीजें कर रही थी, जिनके साथ साथ आगे चल के जो राजा थे, जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के चलते पेंशन पे जी रहे थे, वो भी इसको ज्वाइन करते हैं। 13 मई 1857 को फिरोजपुर में छोटी सी मारपीट होती है। फिर अगले दिन 14 मई 1857 को मुजफ्फरपुर में इंसिडेंट होता है। उसके बाद कुछ दिन शांति रहती है। फिर 21 मई 1857 को नौशेरा के अंदर लड़ाई होती है और फिर यूपी के अंदर जगह जगह पे इटावा, मैनपुरी, अलग अलग जगह पे लड़ाइयाँ होने लगती है। ये यहाँ इतनी जगह पे जो मेन फोकस था रिवोल्ट का, ये चलने लगा था। इंडिया का जो साउथ और नॉर्थ ईस्ट का जो एरिया था, वहाँ पे जो ये रिवोल्ट था वो नहीं हो रहा था, उसका बहुत कम असर था। अब इसके बाद ब्रिटिशर्स को समझ में आ रहा था कि अब आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, तो वो तुरंत हरकत में आते हैं और यूके के अंदर से रीएनफोर्समेंट मंगाते हैं 2000 सिपाहियों की। अंग्रेज जो थे वो ब्रिगेडियर जनरल जॉन निकोलसन को इन सब चीजों से निपटने के जिम्मा देते हैं। सबसे पहले ये यूपी को टारगेट करते हैं और इसके बाद इन्हें जिम्मा दिया जाता है कि दिल्ली के अंदर इन सब चीजों की जड़ बैठी हुई है, दिल्ली के अंदर जाओ और इन चीजों को खत्म करो। ब्रिगेडियर जनरल जॉन निकोलसन जो थे वो फौज लेकर दिल्ली की तरफ बढ़ते हैं। तो 25 अगस्त 1857 को रास्ते में नजफगढ़ पड़ता है। यह क्रांतिकारियों की अंग्रेजों से काफी देर तक लड़ाई होती है और अंग्रेज इसमें जीत भी जाते हैं। इसके बाद ये लोग कश्मीरी गेट पर पहुंचते हैं। यहाँ पे जो ब्रिगेडियर जनरल थे जॉन निकोलसन, उनको गोली मार दी जाती है और इनके जो जूनियर थे विलियम हॉडसन, वो फौज संभालते हैं। दिल्ली में पहुंचने के बाद ब्रिटिशर्स जो थे वो बहादुर शाह के दोनों बेटे और एक पोते को मार देते हैं और 21 सितंबर 1857 को दोबारा से दिल्ली के ऊपर कब्जा कर लेते हैं और बहादुर शाह जफर जो थे उनको लाइफ टाइम सजा सुना दी जाती है। उनकी जो वाइफ थी जीनत महल, उनके साथ उनको रंगून की जेल में भेज दिया जाता है। जब इधर ये सारी चीजें चल रही थी तब सेम ईयर जो झांसी था वो अंग्रेजों के कंट्रोल में था और रानी लक्ष्मीबाई जो थी उनका कंट्रोल नहीं था, उनको पेंशन दी जा रही थी। तो इसी टाइम पे कुछ इंडियन क्रांतिकारी क्या करते हैं, झांसी का जो किला था उस पे कब्जा कर लेते हैं और खजाने पे कंट्रोल ले लेते हैं। काफी नेगोशिएशन के बाद क्रांतिकारी जो थे वो अंग्रेजों से कहते हैं कि हथियार आप लोग डाल दो, रिटालिएट मत करो, हम आपको और आपकी फैमिली जो है उसको मारेंगे नहीं बल्कि छोड़ देंगे। लेकिन जैसे ही अंग्रेज हथियार डालते हैं, क्रांतिकारी अपना प्रॉमिस तोड़ देते हैं और करीब 40 से 60 अंग्रेज जो थे उनको और उनकी फैमिली को मार डालते हैं। अब इसके बाद जून 1857 को ये जो क्रांतिकारी थे जिन्होंने किले और खजाने पर कब्जा किया था, ये सब कुछ लेके वहाँ से भाग जाते हैं। तो बेसिकली उस पर्टिकुलर टाइम पे झांसी को कोई भी रूल नहीं कर रहा था। तो 2 जुलाई 1857 को रानी लक्ष्मीबाई मेजर हर्षकाइन से कहती है कि यहाँ पे कोई भी नहीं है, तो झांसी मैं संभाल लेती हूँ और ब्रिटिशर्स जो थे वो मान जाते हैं। लेकिन झांसी की रानी जो थी वो इस मौके पे क्या करती है, किले वगैरह पे पूरी तरह से कंट्रोल ले लेती है और अपने लोगों को तैनात कर देती है। और जब 23 मार्च 1858 को ब्रिटिशर्स पहुंचते हैं तो रानी लक्ष्मीबाई उन पे अटैक कर देती है। तात्या टोपे, जिनको बचपन से रानी लक्ष्मीबाई भी जानती थी, उन्होंने भी रानी लक्ष्मीबाई के सपोर्ट में आर्मी भेजी थी। लेकिन क्योंकि ब्रिटिशर्स के पास काफी एडवांस हथियार थे तो उनका मुकाबला करना मुश्किल था और आधी रात में ही ब्रिटिशर्स किले के अंदर घुस जाते हैं और आधी रात को झांसी की रानी को अपने बेटे दामोदर और घोड़े बादल को वहाँ से लेके भागना पड़ता है। तो दोस्तों अब आगे क्या हुआ इसको हम नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे आपको, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो चुका है, इसलिए आप अगले वीडियो में इसे देख सकते हो। इसका दूसरा पार्ट बहुत ही जल्द आ जाएगा, तब तक आप दूसरे मेरे वीडियोस देखते रहो। मैंने गोधरा कांड पे बहुत ही अच्छा डिटेल वीडियो बनाया है, आप उसे जाकर देख सकते हो कि किस तरीके से गोधरा इंसिडेंट हुआ, जहाँ पे रेलवे में बहुत राम भक्तों को जला दिया गया था। लिंक मैं आपको उसकी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हो। इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लो ताकि आपको नए आने वाले वीडियोस देखने को मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।